वेलकम बैक। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने फिनफ्लुएंसर्स की नकेल कसने की तैयारी कर ली है। रेगुलेटर ने इस मामले में कंसल्टेशन पेपर जारी किया है और सेबी की नज़र फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के रेवेन्यू मॉडल पर है और वो कुछ स्टॉक ब्रोकर्स और ये फिनफ्लुएंसर्स के गठजोड़ को शायद ख़त्म करना चाहते हैं। सेबी ने कहा है कि स्टॉक ब्रोकर्स जैसे इंटरमीडिएट अनरजिस्टर्ड फिनफ्लुएंसर्स के साथ कोई कमर्शियल करार नहीं कर सकते। ये कंसल्टेशन पेपर है, 15 सितंबर तक राय मांगी गई है इसमें और उसके बाद सेबी का एक फाइनल डिसीजन आएगा। स्टॉक एज और ई लर्न मार्केट के फाउंडर विवेक बजाज हमारे साथ जुड़ गए हैं। और विवेक जी, गुड मॉर्निंग। और आपका और हमारा एक व्यू रहा है कि थोड़ा रिटेल की हेल्प की जाए और ये कई बार इस तरह के मामले आते हैं जिसमें थोड़ा सा मन खट्टा होता है। एक शायद रिसेंटली भी आया था जिस पर आपने कल एक ट्वीट भी किया था। मैं उसमें ज़्यादा जाना नहीं चाहता, मैं अभी इसी मुद्दे पर रहना चाहता हूँ। क्या आपके हिसाब से खास इस कंसल्टेशन पेपर में क्या मेन चीज़ ये एड्रेस हो रही है कि वो जो रेवेन्यू मॉडल है उस पर एक तरीके से एक सीधा एक व्यू लिया जा रहा है? आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी इस कंसल्टेशन पेपर पर? अनुज भाई, गुड मॉर्निंग। ये ग्रे एरिया काफी दिनों से चल रहा था। ये एफिलिएट मार्केटिंग जो ग्लोबली बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, सारे बिजनेसेस में इसका रोल है, पर फाइनेंशियल मार्केट में भी कोविड के समय पर्टिकुलरली ये बहुत बड़ा हो गया ना। इसमें कभी भी रेगुलेटर ने कोई लॉ या कोई फ्रेमवर्क नहीं डिफाइन किया था। और आप देखो कि एक सब ब्रोकर या इंट्रोड्यूसिंग ब्रोकर का जो कॉन्सेप्ट इंडिया में सालों साल से चले आ रहा है, वहां पर हमेशा क्लियरली डिफाइंड लॉस थे कि अगर आप किसी भी ब्रोकिंग अकाउंट को प्रमोट कर रहे हैं किसी भी थर्ड पार्टी को, तो आपको रजिस्टर होना पड़ेगा एज अ सब ब्रोकर। तो अनफॉर्चुनेटली एफिलिएट मार्केटिंग इतने जोर से ग्रो किया लास्ट 5 साल के अंदर में, तो रेगुलेटर ने कभी इसमें उतना ध्यान नहीं दिया। जब तक ये इतना बड़ा हो गया और इसको ऑब्वियसली कई लोग मिसयूटिलाइज करने लग गए, तो अभी इस मौके पे इसका फ्रेमवर्क आना एक्चुअली बहुत ही वेलकम मूव है। एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क होने से क्या है, जो लेजिटिमेट प्लेयर है, जो अपने आप को मिस आउट नहीं फील करते हैं, वो फिर मार्केट में आते हैं और फिर मार्केट और बड़ा हो जाता है। तो विवेक जी, इसमें एक चीज़ पढ़ रहा था कि कोई भी जो कमीशन या रेफरल फीस है, अगर ये कंसल्टेशन पेपर फाइनली 9 में बदल गया तो वो ब्रोकर्स वो नहीं देंगे इन्फ्लुएंसर्स को। तो अगर ऐसा होता है तो फिर ब्रोकर के लिए या फिर इन्फ्लुएंसर के लिए फिर कोई उसके बाद इंसेंटिव रहेगा टाई अप करने के लिए किसी ब्रोकर के साथ? पहली बात तो इन्फ्लुएंसर मल्टीपल ब्रोकर के साथ टाइप कर रहे थे, तो वो अपने आप में एक ग्रे एरिया था। तो आइडियली एवरी इन्फ्लुएंसर शुड हैव रिलेशनशिप विद वन ब्रोकर एंड नो वन स्टॉप देम। उनको कोई रोक नहीं रहा है कि आप उनके सब ब्रोकर बन जाइए। आप उनको पुश करना चाहते हैं, पुश करिए। आप रेवेन्यू शेयरिंग करना चाहते हैं, रेवेन्यू शेयरिंग करिए, बट हैव अ प्रॉपर लेजिटिमेट रिलेशनशिप विद देम। अभी क्या हो रहा था, इट वाज मोर ऑफ अ ईमेल एक्सचेंज, मोर ऑफ अ इनफॉर्मल एग्रीमेंट वेयर आप प्रमोट कर रहे थे उनको और आपको एक एफिलिएट का कमीशन दिया जा रहा था। इसी को स्ट्रक्चर किया गया है। तो मुझे लगता है अगर किसी इन्फ्लुएंसर को इसको बिजनेस के रूप में बनाना है, तो एक ब्रोकर के साथ अपने आप को टैग कर लो और साथ में सेबी का जो लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर लो। इस पर मैं आ रहा था क्योंकि जब मेरी बात हुई थी, जब मैंने ये सवाल उठाया था पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो सेबी चीफ माधवी मैम ने बहुत क्लियरली बोला था कि हमने कभी नहीं कहा कि फिनफ्लुएंसर्स को लाइसेंस लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि सवाल फिर यहाँ पर यही था कि जो रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस होती है। रिस्ट्रिक्शन मतलब इन अ सेंस कि काफ़ी रेगुलेशंस उनको पालन करना होता है एक एक चीज़ का, और वो शायद इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर इतनी एप्लीकेबल नहीं होती। वो ओपनली स्टॉक्स के बारे में बात कर सकते हैं। इस पर आपका क्या व्यू है विवेक जी? So there is a very thin line of difference between education और advising। हाँ। और कुछ लोग अपने दायरे को ठीक से समझते हैं और वहीं तक ही रहते हैं जहां तक एजुकेशन को रहना चाहिए। अगर आप एजुकेशन के नाम पे एडवाइजरी दे रहे हैं, स्टॉक का रिकमेंडेशन दे रहे हैं, तो वो इंडिया का लॉ क्लियरली डिफाइन करता है कि आप पब्लिक फोरम पे स्टॉक की बात करेंगे तो एक रिसर्च एनालिस्ट का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। कुछ लोग ये काम नहीं कर रहे थे। वो एक सिंपल सा एक पोस्ट करते थे कि भाई ये स्टॉक को देख लो, अब देखो टॉप 5 स्टॉक्स, टॉप 5 म्यूचुअल फंड्स आई एम बाइंग। ये आप कर सकते हैं, लेकिन रेगुलेटर अभी बोल रहा है कि भाई लाइसेंस ले लो, बिकॉज स्टॉक की बात करोगे तो बिना लाइसेंस के बात नहीं हो सकती। और लाइसेंस बहुत ही सिंपल चीज है। मुझे ये नहीं समझ में आती है अनुज भाई कि लोग लाइसेंस लेने से क्यों डरते हैं। ऑब्वियसली इसके प्रोसेसेस है, इसमें समय जरूर लगता है, बट लाइसेंस लेने के से आप एक लीगल फ्रेमवर्क में आ जाते हैं, आप अकाउंटेबिलिटी हो जाते हैं, आपको एक रिकॉग्निशन देता है रेगुलेटर, जिससे आप और क्रेडिबिलिटी मार्केट में अपना दिखा सकते हैं।
मैं एक्चुअली इस पर आ रहा था, जो आपने थिन लाइन बोली, क्योंकि मैं कई बार मैंने देखा है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में भी देखता हूँ, लिखा होता है फॉर एजुकेशनल पर्पज़ ओनली, और उसमें वो साफ साफ लिखते हैं जैसे कि ये देखिए, ये इसमें डिफरेंस कहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि क्या एजुकेशनल है और क्या रिकमेंडेशन है? वेल, रिकमेंडेशन तो खैर क्लियर कट लैंग्वेज हो गया कि ये ले लो और ये स्टॉप लॉस है, टेक प्रॉफिट है, व्हाट एवर द टारगेट यू वांट टू गिव। और एजुकेशन जनरली होता है कि जो बेसिस है एक स्टॉक आइडिया जनरेट करने का, चाहे वो टेक्निकल चार्ट है, चाहे वो फंडामेंटल फ्रेमवर्क है, उसको आप एक्सप्रेस कर रहे हैं और बिलीव कर रहे हैं कि वो देख के लोग सीख रहे होंगे। मेरा मानना है कि उसको देख के लोग सीखते नहीं है, क्योंकि अगर आप खाली एक चार्ट पोस्ट कर दिए और उस चार्ट से आपने कह दिया कि भाई ये स्टॉक जो है ये चार्ट के अंदर में ऐसा लग रहा है, लोगों को तो यही नहीं पता है कि वो चार्ट होता क्या है, उसको एनालाइज कैसे करते हैं, चार्ट के अलग अलग तरीके क्या है। तो हाँ, अगर आप प्योर एजुकेशन कंटेंट बना रहे हैं और एक स्टॉक का एग्जाम्पल उसमें ले ले रहे हैं तब बनता है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं और एक प्रिजम्पशन डाल रहे हैं कि लोगों को चार्ट रीड करना आता होगा, तो उसको एजुकेशन बोलना मेरे हिसाब से एक गलत थॉट प्रोसेस। अच्छा, विवेक जी, एक और चीज़, और इसमें भी काफ़ी डिबेट्स होती हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि इसमें गलत क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग अपने स्क्रीनशॉट्स डालते हैं, अब वो जेन्युइन है या फेक अलग बात है, सपोज करिए जेन्युइन भी डालते हैं और ट्रैवल करते हैं, एग्जॉटिक लोकेशंस की फोटोग्राफ्स वीडियोस अपने डालते हैं और कहते हैं कि देखिए आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें कई लोग कहते हैं कि क्या पता वाकई में वो चाहते हो कि आम जनता इस तरीके की लाइफ जिए जैसे हम जी रहे हैं, क्या पता वो वाकई में लोगों को एजुकेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे फिर? सो डिफरेंस होता है इन्फ्लुएंसर और इंस्पिरेशन वाले पर्सन में। इंस्पिरेशन वाला क्या चाहता है कि वो दिखाना चाहता है कि देखो मैं कर सकता हूं तो तुम भी कर सकते हो, राइट। और उसके बाद उनका कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है कि वो कोई कोर्स अपना लॉन्च नहीं करना चाहते या कोई अपनी कम्युनिटी नहीं बिल्ड करना चाहते, मतलब कोई पेड सर्विस या आप मानिए कि कोई ब्रोकर एफिलिएट के थ्रू बड़ा बड़ा पैसा ब्रोकरेज शेयरिंग के रूप में नहीं कमाना चाहते। इन्फ्लुएंस जो करते हैं उनका पर्पस ये रहता है कि मुझे उस तरह से पैसा बनाना। तो वो ऑब्वियसली एक गलत स्टांस था। अभी तक इंडस्ट्री ग्रो कर गई 5 साल 6 साल में, बट मुझे लगता है अब यहाँ से रेगुलेटर हैज बिकम वेरी माइंडफुल, क्योंकि जो लोग आ रहे हैं इनके थ्रू पैसे खो ही रहे हैं। अब देखिए 89% पीपल, जो सेबी ने कह दिया कि लोग नुकसान कर रहे हैं, अब 5 साल का पूरा हिस्ट्री निकालिए, जो लोग नए आए लास्ट 5 साल में, कौन सा सोर्स से सबसे ज्यादा लोग आए हैं। आप डेटा अगर देखोगे तो ये जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स है, they have contributed immensely in the new growth of users। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये खराब है, ये बहुत अच्छा, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि मार्केट को उन्होंने ग्रो करवाया। बट कई लोग उसका मिस यूटिलाइजेशन किए, फायदा गलत उठाए, तो वो फायदा उठाने वाले को अब कर्व करने की रिक्वायरमेंट। कुछ चीज जो आपके हिसाब से मिसिंग है इस कंसल्टेशन पेपर में, जो आप ऐड करना चाहेंगे विवेक जी? मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट भी हो गया है, थोड़ा इसको डाइल्यूट करना चाहिए। और ऑब्वियसली इट्स अ कंसल्टेशन पेपर, तो हम सबका दायित्व तो बनता है कि हम अपना अपना थॉट उनको दें, तो मैं भी अपना थॉट रेगुलेटर को दूंगा। बट देर अगेन देर इज कि आप अगर ब्रोकर बनते हैं या सब ब्रोकर बनते हैं, तो जो आपकी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट होती है ना, वो बहुत ज्यादा हेवी होती है। तो एक कंटेंट क्रिएटर पे अगर कंप्लायंस का बहुत ज्यादा बर्डन डालोगे ना, तो वो मशरूम नहीं कर पाता है, वो अपना कंटेंट का क्वालिटी पे फोकस नहीं कर पाएगा और केवल कंप्लायंस पे फोकस करेगा। तो अगर एक कैटेगरी ही बना दी जाए, जो मुझे लगता है इवेंचुअली सेबी का एक इंटेंट भी है, क्योंकि आरए के कंप्लायंस और आईए के कंप्लायंस बहुत ही हेवी कंप्लायंस है। वो एक इन्फ्लुएंसर के लिए मुझे लगता है काउंटर प्रोडक्टिव होगा और वो लोग शायद बिजनेस भी ये छोड़ दें और शायद कुछ और बेचने लग जाएं, विच इज ओके, दैट्स देयर प्रेरोगेटिव। अगर इन्फ्लुएंसर का एक अलग कैटेगरी बनाया जाए और थोड़ा कंप्लायंस लिमिटेड रखें, तो इट विल रियली हेल्प इन दैट कंटिन्यूटी ऑफ द ग्रोथ ऑफ द इकोसिस्टम। विवेक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है। आपका क्लैरिटी ऑफ थॉट्स और जो लैंग्वेज एक्सप्रेस करने का है बहुत ही शानदार है। थैंक यू सो मच, आज आप जुड़े हमारे साथ और इस इम्पॉर्टेंट मुद्दे पर बात रखी है आपने, और इस पर सीएनबीसी आवाज़ लगातार आवाज़ उठाता रहा है। और अब एक कंसल्टेशन पेपर भी आया है इस पर, और अब सितंबर के बाद इस पर शायद एक सेबी की तरफ से फाइनल नॉर्म्स पे आएंगे। विवेक जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, जो लास्ट सजेशन था वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम ये सब बिल्कुल कंप्लीटली अग्री विद सेबी कि इन सब चीज़ों पर और ख़ासतौर से रिटेल का एक फोकस होना चाहिए, लेकिन कहीं हम बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो जाए, इस चीज़ का भी हमको ध्यान रखना है। तो थोड़ा सा एक बैलेंस शायद फाइंड आउट करने की ज़रूरत है।
इसी नोट पर चलिए इस शो को विराम देते हैं। नीरज जी जुड़ गए हैं हमारे साथ स्टूडियो में। नीरज जी, गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग अनुज। और मार्केट तो आज बड़ी अच्छी डे हाई पर है, डे हाई पे तेजी के साथ कामकाज कर रहा है और एजीएम का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि आज का सबसे बड़ा इवेंट वही होगा। 2 बजे से हम लोग सुनेंगे उसमें क्या निकल के आता है वहाँ से।